क्योंकि अगर मैं अपने आप से ईमानदार हूं, जब मैं यूनिवर्स की कल्पना करता हूं, तो सबसे पहली बात जो मुझे हमारी दुनिया के बारे में सोचने पर आती है वो ये है कि हम इंसान और मैं निश्चित रूप से एक खास इंसान है। नहीं, बहुत। मेरा पहला असम्पशन है कि मुझे लगभग कुछ भी नहीं पता कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले ये उन चीज़ों के लिए लागू होता है जो ह्यूमंस जानते हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, वो सारी चीज़ें जिनमें अलग-अलग एक्सपर्टाइज़ेज़ हैं, जिन पर मैंने अब तक ध्यान नहीं दिया। तो यही एक शुरुआत है। मानव सभ्यता के रूप में जितना भी ज्ञान है, हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। ये एक तरह का असम्पशन है जो मेरे पास है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम रहस्यों की खोज करते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री उन मोमेंट्स से डिफाइन होती है जब हमने कहा हमने लगभग सब कुछ समझ लिया है, और फिर 1 सेंचुरी बाद जब आपने ये कहा था तो आपको एहसास होता है कि आपने कुछ भी नहीं समझा था। ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। दूसरी बात जो मेरे पास है, मुझे लगता है कि पूरा ब्रह्मांड बस एलियन सिविलाइजेशन से भरा हुआ है। आंकड़ों के अनुसार वहां है। मेरे लिए उस बिलीफ को संभव बनाने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्हें इंसान जैसा होने की जरूरत नहीं है। वो कुछ भी हो सकते हैं, और बस ये सच्चाई है कि जीवन मौजूद है, और बस देखना कि अर्थ पर जीवन कैसे है कि ये बस एक रास्ता ढूंढ लेता है। ये इतने सारे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट्स में रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये रास्ता ढूंढ ही लेता है। जो भी वह शक्ति है, उसी शक्ति को कहीं और भी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। लेकिन फिर अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि एक दिन में कितने घंटे मैं इस पॉसिबिलिटी पर सीरियसली विचार करता हूं कि हम अकेले हैं। मुझे नहीं पता। जब मेरा दिल और मन आश्चर्य से भरे होते हैं तो मैं उस सारी अलग अलग लाइफ के बारे में सोचता हूं जो बाहर है, लेकिन असल में ये कल्पना करने के लिए कि हम अकेले हैं, जैसे कि सच में वो सारी वास्टनेस जो वहां बाहर है, हम अकेले हैं जिसमें बैक्टीरिया भी नहीं है। मैं कहूंगा कि आपको यह मानने की जरूरत नहीं कि हम अकेले हैं, लेकिन आपको यह स्वीकार करना होगा कि अब तक हमारे ब्रह्मांड के बारे में हमारी कम जानकारी यह संभावना पेश करती है। आप बिना किसी सबूत के भी किसी चीज पर विश्वास कर सकते हैं, और कार्ल सेगन ने इसे ही आस्था का नाम दिया है। मतलब अगर आप बिना सबूत के किसी चीज को मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि यूनिवर्स में कहीं और भी लाइफ है, तो भी आप इसे प्रूव नहीं कर सकते, ना मैथमेटिकली ना किसी एविडेंस के साथ। लेकिन क्या कुछ ऐसा है मैथमेटिकली? मैथ्स एक अजीब चीज है। क्या फिजिसिस्ट ऐसे सोचते हैं? मतलब इंट्यूशन से, बेसिक रीजनिंग से? क्या इसमें उसकी कोई वैल्यू है? हाँ, मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने जो कहा वो सही है। यूनिवर्स इतना विशाल है कि जरूर कहीं और भी लाइफ होगी। ऐसा सोचना स्वाभाविक है। कल्पना करना भी मुश्किल है कि हम अकेले हैं। हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में करीब 10 की घात 22 स्टार्स हैं। तो असली सवाल ये है कि इन 10 की घात 22 ग्रहों में से, मान लीजिए पृथ्वी जैसे ग्रह, अगर सभी ग्रह पृथ्वी जैसे ही हैं, तो उनमें से किसी एक पर जीवन की अपने आप शुरुआत होना कितना मुमकिन है? इसे अबायोजेनेसिस कहते हैं, मतलब जिंदगी का अपने आप उत्पन्न होना। और अपने आप होना भी थोड़ा अजीब है। ठीक है, हम अपने आप नहीं कहेंगे, लेकिन अ, मतलब किसी और सिविलाइजेशन द्वारा सीड नहीं किया गया हो, बल्कि यह अपने आप पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से उभरता है। क्योंकि अगर अपने आप होना कहेंगे तो ये और कम संभव लगता है। हाँ, जैसे बस केमिस्ट्री और एक रैंडम प्रोसेस से जीवन शुरू हो गया। यह एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया हो सकती है, जो करोड़ों सालों में रासायनिक नेटवर्क्स की जटिलता से विकसित होती है। हो सकता है कि ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति हो जो इसे इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ धकेलती हो, जो लाइफ जैसी किसी चीज को बनाती है जिसे हम अभी तक डिफाइन नहीं कर सके हैं। और कभी कभी ये खुद को ह्यूमंस जैसी किसी चीज में प्रकट करती है, लेकिन ये एक बिल्कुल अलग तरह का कंप्यूटेशनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम हो सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, ये अपने आप में अजीब है कि कम्प्लेक्सिटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि ये हमारी फिजिक्स की सामान्य समझ और एंट्रोपी के सिद्धांत से उलट लगता है, जहां माना जाता है कि चीजें स्वाभाविक रूप से जटिल नहीं हो सकती और जटिलता का उभरना सामान्य रूप से मुश्किल होता है। ये एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अगर हम एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो कम्प्लेक्सिटी बढ़ती हुई दिखती है। गूल्ड का यहाँ एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है, जिसमें वो दिखाते हैं कि अगर कुछ कम्प्लेक्सिटी है तो रैंडम म्यूटेशन से वो या तो कम कॉम्प्लेक्स हो सकती है या ज्यादा। अगर कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है तो कुछ ज़रूरी चीज़ें निकल जाती हैं जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। तो जनरली
ये अपने अस्तित्व के लिए खासा उपयोगी नहीं होगा, इसलिए यूजफुल ट्रेड्स का निकल जाना नुकसानदायक होगा। वहीं अगर कुछ ऐड होता है, अगर किसी चीज़ को ऐड किया जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो यूजफुल नहीं होगा। वो सर्वाइवल को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन कोई बेनिफिट भी नहीं देगा। लेकिन कभी कभी रेयर ओकेजन्स पर वो बेनिफिशियल भी हो सकता है। अगर कुछ लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी है तो कम्प्लेक्सिटी में पीछे जाना मुश्किल है, लेकिन आगे बढ़ना आसान है। धीरे धीरे कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। इसीलिए हम एवोल्यूशनरी सेंस में कम्प्लेक्सिटी को बढ़ते हुए देखते हैं, और शायद यही केमिकल नेटवर्क्स में भी हुआ होगा जिससे लाइफ इमर्ज हुई। मुझे लगता है कि जो असली समस्या मुझे नंबर गेम के साथ है वह ये है कि हम किसी खास घटना के होने की संभावना की बात कर रहे हैं। यह हो सकता है कि प्राचीन सूप से, चाहे आप इसे जैसा भी कहें, पृथ्वी की शुरुआत में मौजूद सामग्री, जैविक अणुओं से, उस प्रारंभिक स्थिति से कुछ ऐसा बनने की संभावना हो जो डार्विनियन प्राकृतिक चयन के योग्य हो, जिसे हम जीवन के रूप में परिभाषित कर सकें। अम हो सकता है इसकी प्रोबेबिलिटी 1% हो, फिर आप सही होंगे, यूनिवर्स लाइफ से भरा पड़ा होगा। लेकिन ये 10 की घात -10 भी हो सकता है। ऐसे में हर गैलेक्सी में एक लाइफ होगी, या 10 की घात -100 भी हो सकता है। ऐसे में ज्यादातर यूनिवर्सेस में लाइफ ही नहीं होगी। या 90%। आपने 1% कहा, लेकिन अगर कंडीशंस प्लैनेट या मून के केमिकल कंडीशंस सही हों तो ये 90% भी हो सकता है। मैं मानता हूं कि यह कोई भी संख्या हो सकती है, और चुनौती यह है कि हमारे पास कोई ठोस कारण नहीं है यह उम्मीद करने का कि 90% क्यों हो, क्योंकि हम एक संभावना के होने की संभावना की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या 90% की पहले से ज्यादा संभावना है, या 10 की -20 पावर की? लेकिन हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है N(1) अर्थ का, और ये समझना मुश्किल है कि इससे क्या समझें, किस तरह का इंट्यूशन बनाएं, क्योंकि अर्थ पर तो ऐसा लगता है कि लाइफ हर जगह अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, चाहे कंडीशंस कितने भी क्रेजी हों, और बेसिक केमिस्ट्री से बिल्डअप हो जाती है। हाँ, आप कह सकते हैं कि ठीक है, शायद माइटोकॉन्ड्रिया जैसी वैसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है। मुझे नहीं पता, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि लाइफ अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है और बहुत अच्छे से करती है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक अलग प्रोसेस डिस्क्राइब कर रहे हैं। शायद ये मेरी गलती है कि मैं इन दोनों प्रोसेसेस को अलग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से आप बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन, इवोल्यूशन डिस्क्राइब कर रहे हैं, जबकि मैं एबियोजेनेसिस की बात कर रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से एक अलग प्रोसेस है। लेकिन आप इसे सिर्फ ह्यूमन साइंटिस्ट तक ही सीमित क्यों रखते हैं? ये एक अलग प्रोसेस क्यों है? लाइफ का जन्म लाइफ के प्रोसेस से अलग प्रोसेस क्यों है? मेरा मतलब, हम बिग बैंग को लेकर अनकंफर्टेबल हैं, हम पहली चीज को लेकर अनकंफर्टेबल हैं, जैसे ये सब आखिर कहाँ से आया? मैं बस इस सवाल को घुमा के ये कहूँगा कि आप कह रहे हैं कि ये एक अलग प्रोसेस क्यों है, और मैं कहूँगा कि ये एक अलग प्रोसेस क्यों नहीं होना चाहिए। ये कोई अच्छा डिफेंस नहीं है, सिवाय इसके कि हमें पता है कि नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन कैसे काम करता है। हमें लगता है कि हम उस प्रोसेस को समझते हैं। हमारे पास इस बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं है कि हमारे प्लैनेट पर लाइफ कैसे शुरू हुई। हो सकता है कि आप सही हों और ये एक कंटिन्यूअम का हिस्सा हो। ये भी हो सकता है कि कुछ अलग ही हुआ हो, जैसे कि असंभव सी स्थितियां बनी हों और उनकी वजह से लाइफ की शुरुआत हुई हो। एक साइंटिस्ट होने के नाते मैं दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन माइंडेड रहने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि लाइफ हर जगह जरूर होगी, तो मुझे लगता है कि इसमें एक्सपेरिमेंटर्स बायस का खतरा है। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर पता है, अगर आप एक अर्थ लाइक प्लैनेट को देखते हैं और आप पहले से ये सोचने के लिए कंडीशनड हैं कि इस प्लैनेट पर लाइफ होने के 90% चांसेस हैं, तो ये किसी लेवल पर आपके डेटा को देखने के तरीके को अफेक्ट करेगा। लेकिन चाहे आप मेरे एग्नोस्टिसिज्म को मानने को लेकर कितने भी क्रिटिकल हों, लेकिन ऐसे में दोनों पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहता हूं। ऐसा करके मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं कि मैं लाइफ के सबूतों की सच्चाई का सही आंकलन कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन मुझे इसे साइंटिफिकली सोचना है, और ये सुनना सच में बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक है। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि असल में हम कितने ऐसे फर्स्ट अनुभवों को जानते हैं जो सच में हमारे ज्ञान का हिस्सा हैं, और फिर हम आखिरकार इसे इस तरह से नहीं समझ पाते जैसे ये दरअसल वो एक लॉन्ग प्रोसेस का स्टेप नंबर 10 लाख था। तो ये बहुत
इंटरेस्टिंग है कि क्या इस यूनिवर्स में सच में फर्स्ट्स हैं? जैसे हमारे लिए बिग बैंग में जो भी हुआ वो एक तरह का फर्स्ट है। चीज़ों का ओरिजिन और हिस्ट्री के हिसाब से हम ये पता लगा ही लेंगे कि ये एक्चुअली किसी चीज़ का कंटिन्यूएशन है। लेकिन फिर फिजिसिस्ट्स कहते हैं कि टाइम इमर्जेंट है और हमारा कॉज़ैलिटी इन टाइम एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है। यानी ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि हर चीज़ किसी न किसी चीज़ के फर्स्ट्स हों, जिसे हम एक नाम देते हैं। यानी लाइफ का भी हो सकता है एक ओरिजिन हो। और मैं ये भी कहूँगा कि मैं इस आइडिया के लिए भी ओपन हूँ कि ये एक कंटिन्यूएशन का पार्ट है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन शायद ज़्यादा ब्रॉड है और ये केमिकल सिस्टम्स और केमिकल नेटवर्क्स का कंटिन्यूएशन है। और जिस खास तरह की केमिस्ट्री और उसके बर्ताव को हम लाइफ कहते हैं, लेकिन यह बस उन अनगिनत संभावित रूपों में से एक रूप है जिनमें रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, लाखों करोड़ों संभावनाओं में से एक। और हम इसे खास मानते हैं क्योंकि यही हम हैं। यही बात इंटेलिजेंस पर भी लागू होती है। आप इसे इसी तरह बढ़ा सकते हैं और कह सकते हैं, हम ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की तलाश कर रहे हैं, जैसे हम खुद को खास मानते हैं। इंटेलिजेंस को आप कहाँ परिभाषित करते हैं? वह निरंतरता कहाँ है जो हम जैसा कुछ हो? क्या हम अकेले हैं? हो सकता है कि वहाँ रासायनिक प्रणालियों और इंटेलिजेंस की एक निरंतरता हो जो हमसे अलग हो। हमें अपने घमंड से सावधान रहना होगा, यह मानते हुए कि हम खास हैं, जैसे हम किसी अलग कैटेगरी की घटनाओं का हिस्सा हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। वह अनंत विविधताओं और संभावनाओं के साथ अपना काम कर रहा है, जो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। और हम इस एक हिस्से को लेकर कह रहे हैं, नहीं, इसे बाकी से अलग और खास तरीके से समझा जाना चाहिए। मैं इस विचार के लिए खुला हूं कि यह सचमुच एक अलग घटना हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि ये स्नो फ्लेक्स की तरह हो। जैसे स्नो का हर फ्लैक अलग होता है, वैसे ही हो सकता है कि यह एक इटरेशन किसी बड़े कंटिन्यूएशन का एक हिस्सा हो। और हो सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन का एल्गोरिदम खुद अर्थ का इन्वेंशन हो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये एल्गोरिदम या इसे जो भी कहें पूरे यूनिवर्स में काम करता है। लेकिन हो सकता है कि ये एक अजीब सी चीज़ हो आम, जहाँ केमिकल सिस्टम्स लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए अपने सर्वाइवल के लिए compete करते हैं। और यह एक पृथ्वी जैसी प्रक्रिया है जो जीवन के विकास और उसे बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ काफ़ी सारे सिस्टम्स के लिए रिसोर्सेज का अच्छा बैलेंस है, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी नहीं है कि वो लेजी हो जाएं। शायद इसलिए बैक्टीरिया इतने लंबे समय तक लेजी रहे, या शायद उनके पास ज़्यादा कंपटीशन न रहा हो सकता है। मैं कोशिश करता हूं कि जितना मज़ेदार होता है जीवन की परिभाषा और जीवन क्या करती है, इस बारे में अटकलें लगाना और इस विशाल संभावनाओं के नेटवर्क में खुद को खोना, उतना ही यह विचार करने के लिए चुनौतीपूर्ण भी होता है। लेकिन मेरे लिए एग्नोस्टिक रहना उतना ही ज़रूरी है ताकि हम डेटा का सही तरीके से आंकलन कर सकें, क्योंकि हमने ये देखा है। जैसे कि पर्सिवल लोवेल के बारे में मैंने अपने चैनल पर शायद पिछले साल या उससे पिछले साल बात की थी। वो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जो 19वीं सदी में ये कह रहे थे कि मार्स पर नहरें हैं। और उनके पर्सपेक्टिव से और उस समय कल्चरली भी ये वाइडली एक्सेप्टेड था कि मार्स पर ज़रूर लाइफ होगी। पर आज बेवकूफ़ी लगेगी, लेकिन यह उन्हीं तर्कों जैसा है जो हम आज एक्सोप्लैनेट्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि यूनिवर्स में लाइफ ज़रूर होगी। सिर्फ यहाँ कैसे हो सकती है? तो लोगों को ये ऑब्वियस लगता था कि जब आप मार्स को देखते हैं, उसके पोलर कैप्स के साथ, उसका एटमॉस्फेयर, सीजन्स, तो उन्हें ये ऑब्वियस लगता था कि वहाँ भी लाइफ न सिर्फ प्रेजेंट होगी, बल्कि एक ऐसी सिविलाइजेशन भी होगी जो टेक्नोलॉजी में हमारे बराबर होगी, क्योंकि वो कैनाल सिस्टम्स बना रही थी। कैनाल सिस्टम हमें अब एक अजीब तकनीकी संकेत जैसा लगता है, लेकिन यह उनके समय का प्रोडक्ट था और उनके लिए वह तकनीकी रूप से अत्याधुनिक था। और ये हमारे लिए एक वार्निंग शॉट होना चाहिए कि अगर हमें लगता है कि सोलर पैनल्स या स्टार लिंक्स बनाना या स्पेस माइनिंग एक इनेविटेबल टेक्नो सिग्नेचर है, तो ये शायद किसी और सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही पुराना तरीका होगा जो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड है। तो पर्सिवल लोवेल अपने टाइम के प्रोडक्ट थे कि उन्हें लगता था कि वहाँ लाइफ है। उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी था। तो जब उन्होंने मार्स की सरफेस पर ये लाइनें देखीं, तो उन्हें ये ऑब्वियस लगा कि ये कैनाल्स हैं। और ये एक्सपेरिमेंटल बायस था। उन्हें बताया गया था कि उनकी आईसाइट उनके पीयर्स से बहुत बेहतर है। एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट ने उन्हें बॉस्टन में बताया था
कि उनकी आईसाइट बहुत ही अच्छी है, तो वो कन्विंस थे कि वो जो भी देख रहे हैं वो रियल है। और उन्हें यह भी यकीन था कि वहाँ लाइफ है, तो उनके लिए ये सब सही था। और फिर इस चक्कर में कई साल बर्बाद हो गए, ये सोचते हुए कि मार्स पर नहरें बनाने वाली सिविलाइजेशन रहती है। लेकिन दूसरी तरफ इसे पूरी तरह से बर्बादी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हमें अपने प्री कंसेप्शंस और बायसेस से बचना चाहिए, ये सोचते हुए कि क्या बाहर लाइफ है, और अगर है तो वो क्या कर रही होगी। अगर मैं ये सिमुलेशन चला रहा होता जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आप इसके अगेंस्ट आर्गुमेंट करते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली एक एलियन के साथ रूम में बंद कर देता, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप मेंटली फ्रीक आउट कैसे होते हैं। आपको पूरी तरह से यकीन हो जाता कि आपका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। मतलब अगर हमें जिंदगी मिलती है, कोई नया फिजिकल फिनोमेना मिलता है, तो हमें बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल रहना चाहिए और बहुत सावधान रहना चाहिए उन चीज़ों के बारे में जो हम सच मानना चाहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें हमारी समझ को चुनौती देगा। तो मैं कोई एक्सट्रीम डिनायलिस्ट नहीं हूं जो सबूतों को नकारता हो। अगर दूसरे ग्रह पर जीवन के पक्के सबूत मिलते हैं तो मैं सबसे पहला होगा जो इसे सेलिब्रेट करेगा और एलियन के साथ व्हाइट हाउस के लॉन पर हाथ मिला रहा होगा, या जो भी होगा। आखिर मैं स्टार ट्रेक देखते हुए बड़ा हुआ हूं, और मेरी फैंटेसी भी यही थी कि मैं कैप्टन कर्क बनूं और स्टार्स में ट्रैवल करूं, दूसरी सिविलाइजेशन से मिलूं। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि ये सच हो, लेकिन डेटा को असेस करते समय हमें इससे बचना होगा। लेकिन साथ ही मुझे कहना होगा कि मैं बेहद स्केप्टिकल हूं कि हमें कभी वो स्टार ट्रैक मोमेंट मिलेगा, चाहे दूसरी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती हों। वो कभी भी टेक्नोलॉजी में हमारे बिल्कुल बराबर नहीं होंगी, हमारा डेवलपमेंट सिमिलर लेवल का नहीं होगा। इंटेलेक्चुअली भी ये आइडिया कि वो हमारे साथ बातचीत कर सकें, ट्रांसलेटर के थ्रू भी, मैं इसे लेकर स्केप्टिकल हूँ। मेरा मतलब, हम हम्पबैक वेल्स के साथ या डॉल्फिन्स के साथ मीनिंगफुली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। हम उन्हें ऑर्डर्स दे सकते हैं, लेकिन उनके साथ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं कर सकते। तो ये आइडिया कि हमारी कभी ऐसी फुलफिलिंग कॉन्वर्सेशन होगी, इसे लेकर मैं स्केप्टिकल हूँ। और बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हम में से बहुत लोग इससे आकर्षित होते हैं। ये शायद कुछ हद तक गॉड का रिप्लेसमेंट है, वो फादर फिगर सिविलाइजेशन जो शायद आएगी, हमें हमारी गलतियों के बारे में बताएगी और हमारी सिविलाइजेशन को समझदार बनाएगी। लेकिन वो इक्वली एक जायंट फंगस भी हो सकता है जो सोशलाइजेशन के आइडिया को समझता भी नहीं है, क्योंकि उसके प्लैनेट पर बस वही है। हो सकता है कि वो बस पूरे सरफेस पर फैला हुआ हो, वो इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट हो, क्योंकि उसका शायद हर नोड एक दूसरे से कम्युनिकेट करता हो, एसेंशली एक जायंट न्यूरल नेट बनाता हो, लेकिन उसे कम्युनिकेशन का मतलब ही नहीं पता। एलियन लाइफ जो भी होगी वो डेफिनेटली बहुत डाइवर्स होगी, तो मैं स्केप्टिकल हूं कि हमें शायद वो फैंटेसी मोमेंट कभी ना मिले जैसा बचपन में हमने सोचा था कि काश हमारी किसी सिविलाइजेशन के साथ बातचीत हो।